नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे मेंस पार सीरीज में। अब की बार मेंस पार, और इसके तहत आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे द्वारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में जो है वो 4 बजे डेली प्रत्येक प्रश्न से जो है वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो इसका आप लोग लाभ लीजिए। और वीकली जो है वो शनिवार को करंट अफेयर्स की चीज़ें होती हैं। तो इसको आप लोग देखिए। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है। उत्तर प्रदेश सरकार मानव संसाधन के विकास हेतु क्या प्रयास कर रही है, स्पष्ट करें। देखिए 12 अंक का प्रश्न है और ये आपके पेपर 6 से रिलेटेड है। तो आप लोग इसको देखिए। और चूंकि आप सभी जानते होंगे कि पेपर 5 और 6 यूपी से रिलेटेड है और इस पे बहुत ज़्यादा जो है यूपी ओरिएंटेड होके काम करने की ज़रूरत है। ये मत सोचिएगा कि टॉपिक तो वही इकॉनमी वाला है, हम यूपी से ऐसे जोड़ के लिख लेंगे। मुख्य परीक्षा में जब जाएंगे तो पेन नहीं चलेगा जब तक आपको यूपी की चीज़ें पता नहीं होंगी। और जब तक आप यूपी से जोड़ के चीज़ें नहीं बताएंगे, विश्वास मानिए आपको अंक नहीं मिलेगा। और यही बड़ा कारण है कि पेपर 5 और 6 में जो नंबर का गैप है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला। कि मतलब यहाँ इतनी खराब मार्किंग हुई कि अगर जो यूपी को इग्नोर करके गया उसको 45-50 नंबर भी पाने में संघर्ष करना पड़ा। और जो थोड़ा सा यूपी को मेंटेन किया वो इजीली 110, 115, 125 तक आराम से पाए 200 में। और ये जो अंतर है, सोचिए अगर एक पेपर में इतना अंतर हो जा रहा है तो एक ही पेपर काफ़ी है आपकी जो है नैया पार लगाने के लिए और नैया जो है वो डुबोने के लिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा चुनाव करते हैं। ये शेड्यूल है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मॉर्निंग में ये 9 बजे वाला है, ये इवनिंग में 4 बजे। इसी तरीके से हम प्रश्न करवाते हैं। और सैटरडे को जो है हमारा वीकली करंट अफेयर्स होता है। चलिए, चूँकि ये 12 अंक का प्रश्न है तो इसमें जो है आप थोड़ा सा भूमिका आपको देनी है, लेकिन थोड़ा सा इसको बनता है कि जो आप 8 अंक में 12 से 15 शब्दों में लिखते थे, यहाँ 20 से 25 शब्दों में लिख सकते हैं। तो मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है, तो आप पहले इसको बताइए कि मानव संसाधन से क्या अभिप्राय है। और ये प्रश्न का एक पार्ट है। फिर दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार मानव संसाधन के विकास हेतु क्या प्रयास कर रही है। तो आपके प्रश्न का जो डायमेंशन है वो 2 पार्ट में है। और आपको भी जब आप प्रश्न करने जाइए तो इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ के देखना होगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है, मतलब प्रश्न को कितने डायमेंशंस में पूछा गया है। और 6 नंबर तो आपको यहाँ से मिलने वाले हैं और 6 नंबर आपको बताना होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रयास क्या है मानव संसाधन के विकास को। तो दोनों को बांट के बताना। यदि दोनों में से कोई भी एक आपने गलत किया, कमी करी, तो आपकी जो है वो मार्किंग कम होगी, कम अंक मिलेंगे, ये तय है। तो आपको ये बैलेंस बना के लिखना होगा। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका कि मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या में पाई जाने वाली योग्यता, क्षमता, कौशल एवं ज्ञान आदि से है, जो उस देश के लिए मानव पूंजी का जो है वो निर्माण करते हैं। मतलब ये जो ज्ञान, कौशल, क्षमता है जो मानव पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं, यही एक तरीके से जो होते हैं वो मानव संसाधन होते हैं। फिर यह जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मतलब जो मानव संसाधन की बात होती है, इसका जो अगला मूल मंतव्य है कि जो ये जनसंख्या को बोझ नहीं समझती, मतलब ये एक तरीके से संसाधन समझती है। मतलब कि ये हमारे जो मानव है, जो हमारी जनसंख्या है, ये एसेट्स हैं और इसके माध्यम से जो है हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो ये आप बता रहे हैं। फिर मानव संसाधन जो होता है वो बहुआयामी प्रवृत्ति का होता है। इसका मुख्य घटक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल है। इन तीनों घटकों के संयोजन से ही कुशल मानव संसाधन का विकास जो है वो संभव है। मतलब आप बता रहे हैं कि ये चूंकि बहुआयामी प्रवृत्ति का होता है और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सारे जो घटक होते हैं, इनके द्वारा ही जब इनमें संतुलन स्थापित होगा, जब समाज शिक्षित होगा, जब समाज स्वस्थ होगा, जब समाज कौशल से परिपूर्ण होगा, तभी जो है
वो उचित मानव संसाधन का विकास कर पाएगा। तो ये आप बता रहे हैं। फिर जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मानव संसाधन के विकास हेतु उठाए गए कदमों की बात है, तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। तो अब आइए कि मानव संसाधन के विकास में उत्तर प्रदेश क्या निभा रहा है। तो सबसे पहले विकास किसका होना चाहिए? अगर किसी भी प्रदेश को या देश को अपनी जनसंख्या को भीड़ न मान करके उसको संसाधन में तब्दील करना हो, तो उसको सबसे पहला निवेश करना होगा शिक्षा में, दूसरा स्वास्थ्य में, फिर तीसरा करना होगा कौशल निर्माण में। तो यही आप बताना है कि आपको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कौशल निर्माण में उत्तर प्रदेश अपनी जो है वो क्या भूमिका निभा रही है। तो शिक्षा में देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा का जो है वो प्रावधान है। देखिए, ये हालांकि है तो केंद्र सरकार की योजना, लेकिन इसे प्रत्येक राज्य की सरकारें जो हैं वो अपने यहाँ क्रियान्वित करती हैं। चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स है तो इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। तो इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है कि अपने जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया जाए। फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो इंटरमीडिएट तक की परीक्षा है, इसके तहत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। ये आप बता दीजिए कि मतलब 6 से 14 तक तो हम अनिवार्य शिक्षा किए, उसके बाद जो मिडिल क्लास की जो शिक्षा है, जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है इंटरमीडिएट तक की, उसके लिए भी उसकी भी गुणवत्ता में जो है प्रदेश सरकार महती भूमिका निभा रही है, प्रयास कर रही है। फिर उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्याधन योजना के माध्यम से 8 से 18 वर्ष तक के कामकाजी बच्चों को शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी जान रहे होंगे कि चूँकि प्रदेश की जो जनसंख्या वर्तमान में 25 करोड़ के करीब है और इसमें जो है बहुत से बच्चे जो हैं वो आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने के कारण जो है शिक्षा से वंचित है। तो उनको शिक्षित बनाने के लिए जो 8 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो वो जहाँ वर्क कर रहे हैं वहीं उनको शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है इस योजना के माध्यम से। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति का जो है वो सफल क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। मतलब आप सभी जानोगे नई शिक्षा नीति जो 2020 लाई गई है वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें हर तरीके के कोर्सों का संचालन किया जा रहा है, तमाम डिप्लोमा है, तो वो सारे उसका बहुत बढ़िया तरीके से जो इम्प्लीमेंट है वो प्रदेश सरकार अपने विश्वविद्यालयों में, अपने जो राज्य के विद्यालय हैं उसमें कर रही है। तो ये सारे प्रयास शिक्षा के तहत हो गए, चाहे माध्यमिक स्तर पे, चाहे इंटरमीडिएट पे, चाहे उच्च शिक्षा पे या श्रमिकों के बच्चों के लिए। फिर इसके साथ साथ प्रदेश सरकार जो है वो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को यूपीपीसीएस, यूपी SSSC, CDS, नीट, जेईई आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क जो है वो कोचिंग प्रदान की जा रही है। मतलब जो है हम आपके 1 से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की चीज़ों को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इसके बाद एक और तैयारी में जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, CDS NDA की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आपको निःशुल्क कोचिंग भी जो है वो प्रोवाइड करा रही है प्रदेश सरकार। वो इसलिए करा रही है ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो कुशल हों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो पास कर सके। तो ये सारे प्रयास जो है आप शिक्षा के तहत बता दीजिए। फिर अगला जो प्रयास है भाई मानव संसाधन को कुशल बनाने में शिक्षा के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है स्वास्थ्य की, कि अगर शिक्षित हैं और स्वस्थ नहीं है तब भी कोई मतलब नहीं है। तो शिक्षा तो जरूरी है, उसके बाद स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? तो सबसे पहली चीज़, और देखिए होता क्या है कि जब आप यूपी ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ते तो ये सारी चीज़ें निकलती नहीं हैं। मतलब ये जो सारी योजनाएं हैं तो इन योजनाओं को आपको एक जगह लिख लेना चाहिए और इसको याद कर लीजिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अभी हमारा वीडियो ही 1-2 बार इसको 3 बार देख लीजिए, आपको सारी योजनाएं याद हो जाएंगी। और जब तक यूपी से रिलेटेड योजनाओं को आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको अंक नहीं मिलेगा पेपर 5 और पेपर 6 में, इसको तय मानिए।
तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार समाज के गरीब तथा हाशिए पर खड़े लोगों को निःशुल्क जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। क्योंकि वर्तमान समय में आप सभी जानते होंगे कि जो स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्या है कि एक अच्छा खासा परिवार अगर वो उनमें कोई भी सदस्य बीमार पड़ गया तो इलाज में कितनी ज़्यादा रुपए का खर्च होता है। तो ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति डमाडोल ना हो, वो बनी रहे, तो इस दिशा में जो है ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत निःशुल्क जो है वो व्यवस्था की गई है। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के द्वारा गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। मतलब जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी मतलब मातृ और शिशु दोनों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधा जो है वो प्रदान किया जा रहा है इस योजना के तहत। मतलब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ये समय जो है वो प्रीलिम्स का ख़त्म हो गया है और मेंस का शुरू है। और मेंस की तैयारी आप ये अगर सोच रहे होंगे कि हम पीटी के बाद कर लेंगे तो वो तो गलती है। इस बार जो बच्चे पीटी पास कर रहे हैं वो तो मुख्य परीक्षा में लगे ही होंगे। जिन बच्चों को अगली बार मेंस देना है उनके लिए भी ये सीरीज बेहद उपयोगी है, तो इससे जुड़िए। इसमें क्या है कि अगर आप मेरे पूरे बैच को ज्वाइन करते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो आपको डेली जो है जितना भी आपकी क्वेश्चन करने की कैपेसिटी है आप प्रश्न लीजिए, संस्थान आपको देगा, आप लिख के भेजिए, प्रॉपर वे में मार्किंग होगी सेम डे, और सेम डे ही जो है इसका मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपको डेमो देखना है तो अभी हमारा जो है करंट बैच जो है एक शुरू हुआ है 18 फरवरी से, तो आप लोग जो है इससे जुड़िए। और इसकी फीस मात्र 999 रुपये है। ये पेपर 6 से रिलेटेड है, तो आप यहाँ से भी करिए। यहाँ आपको डेली जो है वो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर आपको इसी तरीके से मॉडल आंसर आपको अपना प्रश्न जो आपने किया है उत्तर आपको भेजना होगा, और इस तरीके से मार्किंग होगी। जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और आप अपने उत्तर को कैसे इम्प्रूव कर सकते। देखिए सारा कमेंट किया गया, इसी तरीके से कमेंट होता है और फिर जो है ये मॉडल आंसर है। मतलब हम कमेंट तो करेंगे कि आपके प्रश्न में वो आपके उत्तर में ये कमी रह गई, आपका अगर ये अंक कटा है, इतना कटा है तो क्यों कटा है, और साथ ही साथ आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम मॉडल उत्तर भी देंगे कि यहाँ से भी आप अपने कुछ पॉइंट्स को अपने उत्तर में ऐड कर लीजिए ताकि आपका उत्तर फुलफिल हो जाए। और इसके द्वारा आपका प्रत्येक टॉपिक कवर होगा, प्रत्येक टॉपिक का PYQ हो जाएगा, संभावित प्रश्न हो जाएंगे, मतलब कुछ बचेगा नहीं। मतलब संस्थान का ये प्रयास है कि जब आप मुख्य परीक्षा में जाइए तो कम से कम प्रत्येक पेपर को मिलाकर करीब 500 क्वेश्चन आपके पास हों। और सोचिए 500 क्वेश्चन इस तरीके के मॉडल आंसर के साथ यदि आपके पास होंगे, आप कायदे से इसको रिवीजन करके चले जाइएगा, तब भी आप जो है मेंस पास कर रहे हैं, ये तो तय है। बस शर्त ये है कि आप चीज़ों को लिख करके आइएगा, कोई भी प्रश्न छोड़ के मत आइएगा। फिर स्वास्थ्य के तहत जो अगला प्रयास है मिशन निरामया का, तो निरामया के तहत राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने एवं पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रदेश सरकार जो है वो बेहतर प्रयास कर रही है। फिर अगला जो प्रयास है दस्तक योजना का। दस्तक अभियान के अंतर्गत जल जनित एवं संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रदेश सरकार इससे प्रभावित जिलों में जो है वो कार्य कर रही है। मतलब ये जो जल जनित और संक्रामक जो बीमारियां हैं दस्तक अभियान के तहत प्रयास कर रहा है। मिशन निरामया की आप चर्चा कर दीजिए। और इन योजनाओं को देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा आपको बता रहे हैं, कुछ बच्चों का ये रहता है कि सर प्रश्न लंबा हो जा रहा है। पहली बात तो हम बहुत टू द पॉइंट बताते हैं। आप मार्केट में बहुत से टेस्ट सीरीज के पेपर हैं, आप ला के देखिए, उनका उत्तर देखिए, वो 2-2, 3-3, 4-4 पेज में उनका उत्तर रहता है, और मतलब वो पूरा टॉपिक ही दे देते हैं वो उत्तर क्या रहता है। हम तो आपको वैसे भी बहुत संक्षेप में बता रहे हैं कि आपके काम की चीज़ें दे रहे हैं। इसमें भी अगर कुछ चीज़ें आप नहीं भी आपको याद हो आती हैं, इसका अगर आप 60-70% भी जितना बता रहे उतना लिख करके आ जाएंगे, तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बताते हैं कि जब ज़्यादा याद रहेगा तो परीक्षा में आपको करने में सहूलियत होगी।
क्योंकि परीक्षा का प्रेशर आप सभी जानते होंगे कि 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं, और समस्या तब होती है कि जो फर्स्ट मीटिंग है उसको तो आप किसी तरीके से निपटाते हैं, उसके 1.5 घंटे के बाद जो है वो दूसरा पेपर शुरू हो जाता है 2 से 5, और वो जो समय होता है, समझ लीजिए 3 घंटा लिख के आने के बाद आपका हाथ दर्द करने लगता है या दिमाग भी थकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा सोचने पे चीज़ें लगाएंगे तो आपका प्रश्न पत्र छूटना तय है। इसलिए थोड़ा सा हम पॉइंट्स ज़्यादा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ी चीज़ के लिए बड़ा संघर्ष मांगता है, तो पढ़िए। और हम ये क्या आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर इसका आप 60-70% भी लिख के आएंगे तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति मेंस में रहेंगे। आप इंटरव्यू के लिए कॉल होगा आपको। बस ये है कि चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। तो आपने शिक्षा को बता दिया, स्वास्थ्य को बता दिया। अब हम कौशल प्रशिक्षण की बात करें, क्योंकि मानव संसाधन के लिए जो भाई हम स्वस्थ कर दिए, अपने जनसंख्या को शिक्षित कर दिए, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा के बाद जो अगला चरण आता है वो कौशल प्रशिक्षण का आता है। और ऐसे आपको भी चीज़ों में माइंड मैप बनाना है, रटना नहीं है। बहुत ज़्यादा रट के क्या करेंगे, बस योजनाओं को देख लीजिए। बस उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जो सबसे पहला प्रयास है अपने युवाओं को कौशल बनाने की दिशा में, वो उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन है। इसके तहत प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता का जो है वो कौशल प्रदान किया जा रहा है। फिर कौशल सतरंग योजना, इस के माध्यम से न केवल युवाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार भी दिया जा रहा है। मतलब यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ उनको जो है वो जिस योग्य हैं उस योग्यता के अनुसार उनको रोजगार भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है कौशल सतरंग योजना के तहत। तो 2 योजनाएं हो गई। फिर अगला जो है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे लोगों को स्किल्ड अभी तुरंत कर दिया जाए। हमारे पुराने जो कारीगर हैं जो परंपरागत तरीके से चीज़ें लेकर के आ रहे हैं उनको भी जो है आधुनिक उपकरण से लैस किया जा रहा है। और वो किसके द्वारा किया जा रहा है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत, कि पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराना, जिससे उनकी कार्यकुशलता जो है वो बढ़ाई जा सके। मतलब कोई यदि परंपरागत तरीके से अपने व्यापार व्यवसाय को कर रहा है तो उनको भी आधुनिक जो है व्यापार व्यवसाय की चीज़ों को करने के लिए जो भी टूल किट है, जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति कराई जा रही हैं, ताकि वो वर्तमान में जो एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसमें जो है वो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। फिर इसी तरह मुख्यमंत्री कौशल जो है संवर्धन योजना के तहत भी बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें नियोजित करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास किस लिए हो रहे हैं कि मानव को जो है वो कुशल बनाने के लिए। तो आपने स्वास्थ्य को बता दिया, शिक्षा को बता दिया, फिर कौशल प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा उसको बता दिया। तो आपका प्रश्न पत्र का जो उत्तर था उसका यहीं तक था। अब बहुत संक्षेप में एक छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि इस प्रकार उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को कुशल मानव संसाधन में रूपांतरित करने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आज का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो है हमने आपको भूमिका कैसे लिखी जाती है, निष्कर्ष कैसे है या बीच का पार्ट क्या है, वो सारी चीज़ें बताई है, और आपको एक प्रश्न का मॉडल उत्तर देने का प्रयास किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। तो हमारे बैच को देखते रहिए। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो यहाँ इसको फॉलो करें। यहाँ टाइम टू टाइम संस्थान के लोग जो है PDF तो देते ही देते हैं, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहते हैं जो आपके परीक्षा से उपयोगी होती है। इसी तरीके से हमारे 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का यूट्यूब और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। देखिए यूट्यूब चैनल से तो हम जो समृद्धि IAS का है इससे हम आप रूबरू ही हो रहे हैं, तो इसे आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसे आप ही को आगे बढ़ाना है, ये आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल,
आप लोग इससे भी इसलिए जुड़िए क्योंकि जब आप यहाँ जाएंगे तो बहुत से प्रश्न जो इस पे नहीं मिलेंगे वहाँ मिल जाएंगे। तो ये दोनों चैनल एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों को आप लोग बने रहिए क्योंकि दोनों पे ही पर्याप्त कंटेंट है और पर्याप्त कंटेंट आते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए कोई जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर है 7303307507। इस पे संपर्क करें, आपको पूरी सूचना दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।